ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन अब महायुति में मंत्रियों के पदों को लेकर खींचतान शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन की सीमा को स्वीकार करते हुए कहा कि जाहिर है कि कुछ लोग इससे नाखुश हैं। अजित पवार ने कहा कि क्योंकि फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या ज्यादा है और हर किसी को एक विभाग देना है, ऐसे में कुछ लोग विभागों को लेकर खुश हैं और कुछ लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल अजित पवार अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती में एक रोड शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। अब सवाल ये है कि महायुति में मचे खींचतान की अटकलों को फिर हवा मिल गई है, क्योंकि अजित पवार ने स्वीकार कर लिया है कि कुछ साथी असंतोष में हैं, नाखुश हैं और कुछ खुश हैं। आखिर अजित पवार के बयान के मायने क्या हैं? तो आइए जानेंगे कि आखिर अजित पवार ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनके इन बयान के क्या कुछ मायने निकल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अकुश श्रीवास्तव, राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया डेली पर। अकुश जी, तो ये देखिए, जिस तरह से हम महाराष्ट्र में अब देख रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जो अंदर कसक थी वो सामने आने लगी है। क्या आपको लगता है अजित पवार अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कोई खुश है कोई नाखुश है, क्या कुछ मायने इसके निकलते हैं? कौन यहाँ पर खुश नहीं दिख रहा है? सबसे पहले तो आपका आभार कि राजेंद्र तिवारी जी से आपने भेंट करा दी। बहुत दिन से इनकी भेंट नहीं हुई थी, तो इसके लिए बहुत आभार। और जहां तक अजीत पवार का मामला है, अजीत पवार का बयान कोई बहुत अर्थ रखेगा मुझे नहीं लगता। और खास तौर से इस दिशा में, क्योंकि राजनीति में जब आप नए गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो आपके ऊपर तमाम दबाव होते हैं, अपने समर्थकों के दबाव होते हैं, और समर्थकों के सामने आपको बहुत सारे बयान देते हैं कि हम अच्छा देख रहे हैं। उनके विधायक जो होते हैं वो कहते हैं साहब हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये विधायक मंत्रालय मिलना चाहिए, विभाग मिलना चाहिए। तो विभाग जब नहीं मिला तो उसके बाद वो कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हाँ अच्छा नहीं नहीं ठीक है। तो वो सार्वजनिक बयान जो इस तरीके के होते हैं उनकी पोस्चरिंग होती है, और वो रूटीन पोस्चरिंग होती है जिसमें हाँ अच्छा देखते हैं। और कुछ लोग तय बात है नाखुश होंगे। छगन बुलबुल नाखुश हो गए, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनके साथ ही रहे हैं। और भी लोग, इवन भारतीय जनता पार्टी के भी अगर मंत्रियों से पूछा जाएगा वो भी ये कह देंगे हाँ हुआ। अब दूसरी है दिक्कत, ये है मुझे लग रहा है, जो महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि गार्जियन मिनिस्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के गार्जियन मिनिस्टर होते हैं, जो अभी आपने खबर में नहीं बताया, लेकिन वहां उसको लेकर के जरूर एक टसल चल रही है। और वहां पर लगभग 12 जिलों में गार्जियन मिनिस्टर, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का एक गार्जियन मिनिस्टर होता है जो उनके डेवलपमेंट को लेकर के, उनके काम को लेकर के, उनकी रणनीति को लेकर काम करता है और पैसा आवंटन कराता है। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 26 जनवरी के जो आधिकारिक समारोह होते हैं उसकी अध्यक्षता करता है। तो वो एक बड़ा काम होता है, उसके 12 जिलों में अभी नहीं है वहां पर। तो उसके लिए टसल चल रही किसको क्या मिले। और खासतौर से मुंबई ऐसी जगह को लेकर के, मुंबई में होना होता है, और मुंबई में क्योंकि बीएमसी के चुनाव है वहां को लेकर के एक अलग दिशा चल रही है। आशीष शेट्टार जो है उनको बनाए जाने की चर्चा है, और मुझे लगता है कि उन्हीं का नाम सामने आएगा, उनको मंत्री बनाया जाना है। क्योंकि बीएमसी के चुनाव में जिस तेज तर्रार आउटलुक की जरूरत होगी वो आशीष करते रहे, और आज पहले भी करते रहे, और मुख्यमंत्री खुद वहां का मोर्चा संभालेंगे। तो ये कोई अजीत पवार का बयान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई विवाद को जन्म देने वाला है। जो भी उनको बनाना था उन्हीं को करना था, पहले भी मंत्रियों के नाम को तय करना था। नहीं, लेकिन अगर इस तरह के बयान आते हैं, राजेंद्र जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगे, अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आखिर अजित पवार क्या ये मैसेज संदेश देना चाहते हैं कि देखिए आप अगली बार अगर कुछ आवंटन करते हैं, बंटवारा करते हैं विभागों का, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुश नहीं है। क्या कुछ संकेत इस तरह का देना चाह रहे हैं यहाँ पर अजित पवार? देखिए, आकू जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ। अजित पवार दरअसल सबसे फायदे में, अगर कोई इस मंत्रिमंडल जो ये डिपार्टमेंट्स बटे हैं उसमें सबसे फायदे में कोई रहा है तो अजित पवार रहे हैं। जो डिपार्टमेंट चाहते थे वो सब उनको मिल गए, जबकि शिंदे को उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ा है। तो ऐसे में, और उनका जो बयान है उस बयान में कहीं मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई संकेत वो दे रहे हैं। हाँ, जैसे अपने विधायकों को जरूर वो एक संकेत दे रहे हैं कि भाई सब ठीक है, अब ज्यादा उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन
डिस्ट्रिक्ट जो गार्डियन की बात कही, जिला प्रभारी मंत्री जो बनने हैं, जिला प्रभारी बनने, मंत्री भी नहीं, जिला प्रभारी जो बनने हैं, उन प्रभारी को लेकर के वहां पर टसल चल रही है, जो कुछ जगहों पर एनसीपी और बीजेपी के बीच में है, कुछ जगहों पर शिवसेना और बीजेपी एनसीपी तीनों के बीच में है। और नासिक नासिक जैसी जगह पर, बॉम्बे की बात कही आकू जी ने, नासिक में भी उस तरह की चीजें चल रही हैं, कुछ और जगहों पर। तो अगला जो आपस में खींचातानी होनी है वो जिला प्रभारी को लेकर के होनी है, जिसको डिस्ट्रिक्ट गार्डियन कहा जाता है। जी। बाकी इस तरह के नंबर्स हैं, उसमें मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई गुंजाइश है कोई भी इस तरह का वो करने का। जो शिंदे ने जो थोड़ा बहुत मोल तोल कर लिया है, वो बस उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अजित पवार के पास तो वो गुंजाइश भी नहीं। जी जी ठीक है, तो कुछ ये माना जाए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे भी थोड़े से नाराज तो दिख रहे हैं, पैतृक गांव चले गए हैं और अटकलें उनके लिए भी लगाई जा रही हैं कि जब वो थोड़ा सा नाराज होते हैं या नाखुश होते हैं तो पैतृक गांव का रुख कर लेते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था। क्या लगता है, क्या इस बार भी किसी तरह का ये प्रेशर पॉलिटिक्स वाला कुछ मामला लग रहा है? अब शिंदे साहब पैतृक गांव जाए, पैतृक मोहल्ले जाए, पैतृक घर जाए, इससे कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला। शिंदे साहब ने अपने गांव में जितना करना था वहां पर, आपको पता नहीं होगा, शिंदे साहब ने अपने मुख्यमंत्री काल के पहले ही वहां पर बढ़िया हेलीकॉप्टर की जगह बना दी है, विमान उतरने चढ़ने की जगह बना ली है, तो उससे कोई बहुत लाभ नहीं होना है। ये सिर्फ मैसेजिंग होती है। और तय बात है, शिंदे साहब चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, और इच्छा भी होनी चाहिए। जब आदमी एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो दोबारा उसको उप मुख्यमंत्री बनना मुश्किल होता है। यही देवेंद्र फडणवीस के साथ था। लेकिन अभी जैसा कि कहा गया राजेंद्र जी ने कि जो नंबर्स है उसमें बार्गेनिंग की स्थिति कुछ बचती नहीं है। अब बार्गेनिंग की स्थिति या दबाव जो है वो सिर्फ मुंबई को लेकर के है, और शिंदे का मुंबई और थाने के आसपास प्रभाव है। थाने में खास तौर से उनका अपना एक अलग प्रभाव है, क्षेत्र है, तो वहां उनको जो मान दिया जाना है वो दिया जाएगा। और शिंदे साहब को भी ये पता है कि उनके पास कोई बहुत ऐसा आगे पीछे जाने की संभावना नहीं है। शरद पवार या उद्धव ठाकरे के पास जाने की संभावना नहीं है। उद्धव ठाकरे आजकल खुद इतनी उछल कूद कर रहे हैं कि उनको अगर मौका लगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी भी बड़े मान सम्मान के साथ उनको रख रही है अभी, ताकि ये ना हो कि कभी जरूरत पड़े। तो अभी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, तो इसलिए उसमें बहुत संभावनाएं ढूंढना किसी के लिए भी बहुत लाभदायक नहीं है। शिंदे साहब को जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है, उनके परिवार और भारतीय जनता पार्टी की पहली रणनीति ये होगी कि उद्धव ठाकरे की सेना को खत्म किया जाए, जबकि उस दूसरी तरफ से पूरा ऑफर ये आ रहा है कि हम तैयार हैं। अब राजनीति में स्थितियां होती हैं, नंबर्स होते हैं, और नंबर्स गेम का बड़ा खेल होता है। खास तौर से महाराष्ट्र में तो नंबर गेम का तो ये अलग होता है कि रिश्ते नाते टूट जाते हैं, और खूब टूटे हैं। राजनीति वैसे सभी जगह होता है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने हाल फिलहाल में देखा खूब है। भाई भाभी, पिता पुत्र पुत्री में ये सब खेल चलता रहा है। तो एक अब ये मान लिया जाना चाहिए, नैतिकता राजनीति में नैतिकता की कोई बात करना बेकार की बात है। नंबर्स की बात होती है, और नंबर जिसके पास होते हैं वो अपना सिक्का चला सकता है, और वही सिक्का अंत तक चलता तो है। इससे प्रभाव नहीं पड़ता है राजेंद्र जी, कोई खुश है नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर महायुति की यहाँ पर अगर दल ने जीत हासिल की है तो ये माना जाए कि जिस तरह से बीजेपी के आंकड़े ज्यादा हैं तो चलेगी उन्हीं की, चाहे कोई खुश नजर आए या ना आए, चाहे कोई अपनी बात को रखे या फिर किसी भी तरह का संकेत दे, यही माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। दरअसल कोई भी पार्टी उस स्थिति में होती, बीजेपी नहीं, वो अगर एनसीपी की 132 सीटें होती तो एनसीपी भी ऐसे बिहेव करती, तो उसमें कोई वो है नहीं। दरअसल इन लोगों को अपनी पार्टी देखे, अपने लोगों को खुद समझाना होगा। बीजेपी से बार्गेन कर पाएंगे, अब जितना कर लिया उतनी काफी ठीक ठाक कर लिया है इन लोगों ने। और एनसीपी का मैं कह रहा हूं सबसे अच्छे, जो वो चाहते थे सब कुछ तो मिल गया पार्टी के तौर पर। अब विधायकों को संतुष्ट करना आपका काम है, आप उनको कहाँ क्या दिलाएंगे वो आप दिलाइए और करिए। लेकिन बीजेपी से अब उम्मीद करना है दबाव बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता। जी, तो आपको जी ये माना जाए जो आने वाले समय में परियोजनाएं हैं जो कि लंबित पड़ी हुई हैं वो अब एक्टिवली शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि अजित पवार ने ये भी साफ कर दिया है कि सभी परियोजनाओं पर जल्द ही काम होगा, यानी इस तरह के बयानों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए, बयानों का कोई प्रभाव नहीं होगा, योजनाएं वहां तेजी से चलेंगी, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हो, या और जिनके बारे में हम सब बड़ी बातें करते हैं वो हों।
स्थानीय योजनाएं चलेंगी। और इसमें एक पहली बार ये हो रहा है जिसको हम सबको ध्यान रखना होगा। फडणवीस ने कहा है कि हम आधे कार्यकाल के बाद समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा करने में आपको मंत्रियों को ये अब दबाव रहेगा कि वो परफॉर्म करें। फडणवीस खुद जो है परफॉर्मर रहे हैं, परफॉर्म करते रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फडणवीस या और नेता एक दूसरी की पार्टी के विधायकों से बात नहीं करेंगे, उनको संतुष्ट नहीं करने। छोटी मोटी जो उनकी डिमांड होती हैं, अंदरूनी होती हैं, अपने गृह जिले में काम की होती हैं, किसी की पोस्टिंग वाली होती हैं। ज्यादातर नेताओं के काम क्या होते हैं, विधायकों के काम क्या होते हैं, तो वो उनको मान सम्मान देने वाली बात, इसमें भारतीय जनता पार्टी के खासतौर से देवेंद्र फडणवीस इस मामले में बहुत माहिर है। वो बहुत अपने आप को बहुत सीधा रखने में बहुत विश्वास नहीं रखते हैं। वो छोटी मोटी चीजें हैं वो करते रहते हैं, लेकिन परफॉर्म कराना जानते हैं। तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे वो शिंदे साहब के हों विधायक, चाहे वो किसी और का, और तो और वो उद्धव ठाकरे के भी विधायकों को हमेशा नमस्ते दुआ सलाम के लिए बहुत बढ़िया रखते हैं। वहां ये नहीं है कि तुम इधर से हो उधर से हो। ये उनकी जो कलाकारी है, जो उनका राजनीतिक क्षमता है, वो बहुत बड़ी है। और उस सबको हमें देखना होगा। अगर अगले 5 साल में महाराष्ट्र में कोई विवाद ना हो तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। जो नंबर्स हैं उसमें बहुत आराम से खेल हो सकता है, उसमें खेला जाएगा, उसमें काम किया जाएगा। और विपक्ष के जो ज्यादा अकड़ू होंगे, वहां हैं कौन अकड़ू वहां पर? एनसीपी, शरद पवार। शरद साहब तो इधर से उधर से इधर करते ही रहते हैं। तो इसलिए कोई बहुत विपक्ष की स्थिति होगी, मुझे कतई संभावना नहीं है वहां कोई विपक्ष। जबकि इससे ज्यादा अच्छी स्थिति में एक दौर में अगर आप अलग पार्टी के तौर पर देखें, उत्तर प्रदेश में, तो वहां विपक्ष अपने तरीके से काम करेगा, करता रहा है और आगे भी करेगा। क्यों? क्योंकि वहां एक अलग दबाव का खेल है। लेकिन यहाँ ये संभव नहीं है। महाराष्ट्र से ज्यादा पश्चिम बंगाल में लीजिए, तो पश्चिम बंगाल में विपक्ष की औकात क्या हो जाती है? चाहे नंबर कितने हो जाएं, होता क्या है कि वहां की रणनीति जो है पश्चिम बंगाल की, वो ये है कि सत्ता के साथ रहो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो वहां 2-2 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चले जाते हैं उधर ममता दी के पाले में। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है, क्योंकि उनको आगे की जिंदगी का, आगे के कार्यकाल में जो काम करने हैं वो नहीं हो पाएंगे। हर राज्य की अपनी एक विशेषता होती है और उसी विशेषता के तहत देवेंद्र फडणवीस इस समय आराम से मस्ती में बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेंगे और अपना कद जो है वो लगातार उनका ऊंचा होगा, मुझे ऐसा लगता है। यानी इस तरह के बयानों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, महायुति का गठबंधन सुरक्षित है और जो विपक्षी हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राजेंद्र जी, आखिरी कमेंट सर आपका। नहीं, बिल्कुल सही बात आकू जी कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखिए, अब महाराष्ट्र में कोई खास गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है कि जैसे उद्धव ठाकरे एक बड़े चेहरे के तौर पर इन चुनाव से पहले रहते थे और एक बड़े लीडर के तौर पर रहते थे, उनसे बड़ी इंडिया गठबंधन को उम्मीद रहती थी। लेकिन अब जो नंबर्स आ गए हैं, उस नंबर से शरद पवार का आखिरी चुनाव से पहले ही कह चुके हैं। अब नंबर्स ऐसे आ गए कि उनको आगे भी सक्रिय रहना है। तो उनकी उम्र देख लीजिए। कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है वो भी महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, 15 सीटों वाला मामला। तो कहाँ वो सोच रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, तो डिमोरलाइज हैं। दूसरी बात ये कि नंबर्स नहीं है उनके पास। और तीसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी बहुत महीन तरीके से चीजों को प्लान करके चलती है। आप देखिए, जून 2024 में पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद और 4-5 महीने के अंदर उन्होंने सारी चीजें पलट दी। और इंडिया गठबंधन उसी पर बैठा था कि भाई बस उन्हीं चीजों पर कि उद्धव ठाकरे पार्टी तोड़ी और राजनीति कैसी कर दी और जाति, जनगणना और संविधान, कोई नई चीज लेके ही नहीं आ पाए। और भारतीय जनता पार्टी ने स्थितियों को समझ करके चीजों को एक बहुत महीन मैनेज किया, उसके नतीजे हैं। तो आने वाले दिनों में पहले इन विपक्षी दलों को अपनी स्थिति ठीक करनी पड़ेगी अंदर से। जी अकू जी, आपका लास्ट कमेंट सर, 30 सेकेंड्स। नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। और सबसे स्थायी सरकार अभी जितनी भी सरकार चल रही है, बहुत सारी सभी राज्यों में, बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब स्थायी हैं। लेकिन जितने कंफर्ट जोन में ये रहेंगे, उतने कंफर्ट जोन में कोई और सरकार नहीं रहेगी। कई विवाद होते रहेंगे, कुछ चीजें आती रहेंगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे आने जा रही हैं, थोड़ा बहुत उनका हस्तक्षेप होगा। या बाकी मध्य प्रदेश में अभी भी शिवराज जी, कोई बड़ा बदलाव हो भी नहीं सकता है, संभावनाएं भी नहीं है और विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है कि कुछ आने वाले समय में बड़े बदलाव दिखाई देंगे। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।